हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका निवेश विद जयेश के साथ। आज हम बात करने वाले ऐसे कॉइन की कि एक वक्त था कि उसकी एक बहुत बड़ी हाइप थी। इतनी बड़ी हाइप थी कि एक्सचेंजेस पे लाइन लगती थी केवाईसी की कि जल्द से जल्द एक्सचेंज पे हमारी केवाईसी हो जाए और हम उस कॉइन को बाय कर पाए। तो ये कॉइन लॉन्च हुआ था 2013 में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि 2013 में ये कॉइन लॉन्च हुआ था। तो ये कॉइन कौन सा होगा? तो इसका नाम है XRP। कई लोग इसे रिपल भी बोलते हैं, लेकिन इसे रिपल कहना बहुत ही गलत है क्योंकि इसका डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। XRP ये जो है ये कॉइन है और रिपल ये एक कंपनी है जिसने XRP को बढ़ाने के लिए या फिर प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारा पैसा लगाया है। उस वक्त बहुत से लोगों ने रिपल खरीदा और उन्हें जैसा चाहिए वैसा प्रॉफिट वहाँ पे नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ? और फिर भी ये जो कॉइन है ये टॉप 10 में रहती है। मतलब जिस वक्त बाइनांस की BNB की इतनी हाइप नहीं थी उस वक्त भी XRP टॉप 3 में रहा करता था, लेकिन आज टॉप 10 में रहती है और आगे भी शायद टॉप 10 में ही रहेगा। इसके पीछे कोई रीज़न है? इसके पीछे रीज़न है कि लॉ सूट्स। अमेरिका की SEC एजेंसी हर बार इस पे केस करती रहती है, उसे हम लॉ सूट्स कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिपल जो है ये एक डिसेंट्रलाइज कॉइन है, या फिर जिसे हम XRP बोलते हैं। ये एक डिसेंट्रलाइज कॉइन है और ये कॉइन बना ही इसीलिए था कि ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके और इसका यूज़ मोस्टली बैंकिंग सेक्टर में ही होता है। तो अगर समझो कोई USA की कंपनी है और उसे अगर उस कंपनी को कोई अदर्स कंट्री के या फिर अदर्स नेशन में अगर पैसे ट्रांसफ़र करने हो किसी और बैंक में, तो वो XRP की मदद से फास्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन से XRP का ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो ये कॉइन अब रही मेन बात कि ये टॉप 10 से क्यों नहीं जाता या फिर ये एक स्टेबिलिटी की तरह ही क्यों बढ़ते रहता है। तो इसके दो रीज़न हैं। पहले कि इसकी, जिसे हम XRP को रिपल कहते हैं, जो रिपल कंपनी ने इसे बड़ा किया है, उस रिपल कंपनी के पास इसकी 60% की होल्डिंग है और जो इसके फाउंडर है XRP के, उसके पास इसकी 22% की होल्डिंग है। मतलब इसके फाउंडर लोगों के पास ही इसकी सबसे ज़्यादा होल्डिंग है और ये नहीं चाहते कि ये मार्केट डंप हो, इसीलिए ये हमेशा स्टेबिलिटी से बढ़ता है। तो अब जिन्होंने उस वक्त हाइप करके खरीदा कि भाई रिपल आ गया, हमें कोई अल्टरनेट मिल गया है बिटकॉइन के लिए, तो उनको अच्छा प्रॉफिट क्यों गेन नहीं हुआ? क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बीच में बहुत से ऐसी चीज़ें थी रिपल की जो कि इलीगल थी या फिर जिनके ट्रांजैक्शन ट्रैक नहीं कर सकते थे। इसीलिए US गवर्नमेंट की SEC इस पे बार बार लॉ सूट बिठाती हैं और उसी वजह से रिपल की जो हाइप है वो बढ़ नहीं पाती। हालांकि इसमें कुछ कम्युनिटी के लोग भी हैं जो कि XRP को बहुत ज़्यादा पंप करते हैं और डंप करते हैं। हम इसका ग्राफ देख सकते हैं फरवरी 2021 में, जहाँ पे SRP की वैल्यू 153 रुपीज़ के अबो चली गई थी और बाद में वैसे ही ये पंप भी हुआ। और मेरी अगर राय जानना चाहते हो कि हमारे पास SRP है तो हम अब इसे क्या करें, तो SRP में आपको ऐसा कोई अचानक से कोई बड़ा पंप या फिर कोई ज़्यादा प्रॉफिट एकदम से नहीं होने लगा, क्योंकि इसकी जो स्ट्रैटेजी वो अलग है, वो बैंकिंग सेक्टर से है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि XRP में आप ट्रेड कर सकते हो, पर अगर आप XRP को एक बहुत बड़ा बम्पर ऑफर पकड़ के चल रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। आप उसकी जगह कोई और अल्ट कॉइन भी चूज़ कर सकते हो। तो यही मेरा आज का वीडियो था XRP के बारे में, कि आप लोगों को पता लगे कि XRP क्यों एक स्टेबिलिटी की तरह बढ़ती, क्यों ज़्यादा पंप या फिर ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रही है। और अभी भी इस पे बहुत सारे लॉ सूट्स है और आगे भी जाके बहुत सारे SSI इस पे लॉ सूट लगाने वाली है। इसलिए ये क्रिप्टो करेंसी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और रही बात इसके जो होल्डर्स है, इन्होंने ये जो करेंसी थी वो कोई और पर्पज़ के लिए यानी बैंकिंग सेक्टर के लिए अपने पास रखी हुई है, ना कि इसे ट्रेडेबल बनाने के लिए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, लाइक कीजिएगा। और कोई कॉइन के बारे में जानकारी चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।